कहानी शुरू होती है और हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक खतरनाक क्रिमिनल क्रूक को ले जा रहे थे। एक ऑफिसर क्रूक से कहता है, तुम चाहो तो अभी भी एक अच्छा इंसान बन सकते हो। तभी गाड़ी एक सुनसान रेलवे गेट के पास रुकती है। ऑफिसर से एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक दूसरी गाड़ी आकर उनके गाड़ी को टक्कर मार देती है। असल में ये सब क्रूक के लोग थे जो उसे लेने आए थे। वो सब मिलकर पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर हम मैरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बहुत अच्छा स्विमिंग करती है। मैरी की माँ ईमा उससे कहती है, तुमने आज बहुत अच्छा किया, इसलिए हम लोग वेकेशन पे जाने वाले हैं। मैरी की फादर जॉन एक डॉक्टर है। ईमा जॉन को हॉस्पिटल से ही पिक कर लेती है। फिर तीनों मिलके निकल जाते हैं अपने पुराने घर पे वेकेशन के लिए। रास्ते में मैरी और ईमा ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों पेरेंट्स काम के लिए बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जिस कारण मैरी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। रास्ते में मैरी नोटिस करती है किसी ने पुराने साइन बोर्ड को बदल दिया था, पर वो लोग इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जल्दी तीनों पहुंच जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं इनका घर जंगल के बीच बहुत ही सुनसान इलाके में थे। पहुंचने के बाद मैरी अपने माँ से रिक्वेस्ट करके गेस्ट रूम में रहने का कहती है। ईमा भी मान जाती है और मैरी रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचकर मैरी देखती है टेबल के ऊपर एक लॉकेट रखा हुआ है जिसमें बेन का नाम लिखा हुआ है। असल में बेन उसका भाई था जो अब इस दुनिया में और नहीं है, और बेन ने ये लॉकेट मैरी के लिए ही रखा है। लॉकेट को देखकर मैरी बहुत ही अपसेट हो जाती है और अपने भाई को याद करती है। बेन के साथ क्या हुआ था ये हमें आगे पता चलेगा। उनके घर के पास एक बहुत ही सुंदर लेक है। मैरी वहां जाकर फिर से स्विमिंग करने लगती है और इस बार अपना टाइमिंग देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैरी अपनी दोस्त पेज से मिलने जाने का जिद करती है और एक दिन के लिए अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी, पर इस बात से ईमा थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो अपनी बेटी को रात में रुकने देना नहीं चाहती थी, पर मैरी की फादर जॉन इसके लिए मान जाते हैं और वो ईमा को भी मना लेते हैं। फिर जॉन उसे गाड़ी की चाबी और थोड़े साथ में पैसे भी देती है ताकि वो एंजॉय कर पाए। फिर मैरी पेज से मिलने के लिए निकल जाती है। पेज के स्टोर में पहुंचने के बाद दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। इतने दिन बाद मिले जो थे। पेज उससे बेन के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है, जो सुनकर वो फिर से अपसेट हो जाती है और उसे इस बारे में बात करने से मना करती है। पर उनकी ये सारी बातें स्टोर में आया हुआ जस्टिन नाम का एक लड़का छुपकर सुन रहा था। फिर जस्टिन बिल करवाने जाता है तो एक सिगरेट का पैकेट भी मांगता है, पर पेज उससे एज प्रूफ मांगने लगती है। जस्टिन अंडर एज था तो पेज उसे सिगरेट देने से मना कर देती है, इसलिए जस्टिन उसे एक ड्रग का लालच देता है तो वो भी मान जाती है और उसे सिगरेट का पैकेट दे देती है। फिर जस्टिन पॉकेट से पैसे निकालता है तो एक नोट में खून लगा हुआ था जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। फिर तीनों स्टोर से निकल जाते हैं। जस्टिन उन्हें अपने घर ले जाता है। पेज मैरी से कहती है, तुम थोड़ी देर कार में ही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। बोलकर वो जस्टिन के साथ घर के अंदर चली जाती है। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब पेज नहीं आती तो मैरी भी देखने चली जाती है। घर के अंदर जाकर मैरी देखती है जस्टिन और पेज मिलकर नशा कर रहे हैं। ये सब देखकर मैरी पेज से अभी चलने के लिए कहती है, पर पेज उसे भी फोर्स करती है थोड़ा सा नशा करने के लिए। बहुत कहने पर मैरी भी थोड़ा सा सिगरेट ट्राई कर लेती है। फिर तीनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और मस्ती भी करते हैं, जहाँ जस्टिन उसे कहता है, मेरी मॉम की भी कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। मैरी भी अपने भाई के बारे में बताने लगती है कि तभी जस्टिन का फादर आ जाते हैं और ये वही क्रिमिनल क्रूग है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। उन्हें देखकर क्रूग जस्टिन पर गुस्सा करता है तो जस्टिन कहता है, ये मेरे दोस्त हैं। क्रूग फ्रांसिस से कहता है, अगर हमने इन्हें जाने दिया तो ये पुलिस को बता देंगे, हम इन्हें जाने नहीं दे सकते, इन्हें बंदी बना लो। मैरी उन्हें कहती भी है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, चाहो तो हमारी गाड़ी की चाबी रख लो।
तभी फ्रांसिस पेज के गले पर चाकू रखता है, जो देखकर मैरी और घबरा जाती है। पेज डर के मारे मौका देखकर भागकर खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। फिर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर सिग्नल नहीं था तो कॉल नहीं लगता। फिर वो बाथरूम की खिड़की से भी चिल्लाती है। तभी फ्रांसिस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और पेज को बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वो मैरी की फोन भी तोड़ देता है ताकि वो भी किसी को कॉल ना कर पाए। इसके बाद वो लोग मैरी और पेज को गाड़ी के अंदर उठा लेते हैं और उसी रास्ते से जाने लगते हैं जहां मैरी का घर है। मैरी मौका देखकर सेडी के ऊपर हमला कर देती है और दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है और हाथापाई में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर पेज वहां से भाग निकलती है। उसे एक फैक्ट्री दिखाई देता है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर फैक्ट्री के अंदर आवाज की वजह से किसी को कुछ सुनाई नहीं देता और तभी फ्रांसिस और सेडी उसे फिर से पकड़ लेते हैं। पेज गुस्से में क्रूग को गाली देती है तो क्रूग उसे चाकू से स्टैब करके मार देता है। फिर वो अपने बेटे को फोर्स करता है मैरी के साथ गलत काम करने के लिए, पर जस्टिन ऐसा नहीं करता, जिससे क्रूग और गुस्सा हो जाता है और खुद मैरी के साथ गलत काम करता है। फिर मैरी अपने आप को बचाने के लिए एक पत्थर उठाकर क्रूग पर हमला करके भाग जाती है। मैरी भागकर एक लेक के पास पहुंचती है और तेजी से स्विम करने लगती है। वो लोग उस पर बार बार गोली चलाते हैं, पर लास्ट में एक गोली मैरी को लग ही जाती है और मैरी की बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है, जिससे उन्हें लगता है मैरी मर चुकी है। क्रूग और उसके दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। उनका गाड़ी भी अब चलने लायक नहीं थी। तभी उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है तो वो लोग मदद मांगने जाते हैं और ये घर किसी और का नहीं, मैरी का ही थी। क्रूग उन्हें एक कहानी बताकर सुना देता है और मैरी के पेरेंट्स भी विश्वास कर लेते हैं। फिर जॉन और एमा उनका मदद करते हैं। मैरी के फादर जॉन एक डॉक्टर थे तो वो फ्रांसिस का ट्रीटमेंट भी करते हैं। एमा नोटिस करती है जस्टिन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर वो उससे ज्यादा कुछ पूछती नहीं। एमा ये भी देखती है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो वो उन लोगों से कहती है, आप लोगों का गाड़ी भी खराब हो गई है तो आज रात आप हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। पहले तो वो लोग मना करते हैं और कहते हैं हम आपको और तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, पर फिर से एमा के कहने से वो लोग भी मान जाते हैं। जस्टिन ग्लास को रखने के लिए किचन में जाता है और देखता है फ्रिज के दरवाजे पर मेरी की फोटो लगी हुई थी तो वो तुरंत समझ जाता है ये मेरी की घर है। उसे मेरी के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसके वजह से मैरी और पेज मर गए हैं और वो पहले से ही बहुत घबराया हुआ है तो वो किसी से कुछ नहीं कहता है। मेरी की लॉकेट उसके पास था तो वो उसे टेबल पर रख देता है और खुद को एक कमरे में बंद करके बहुत रोने लगता है। रात में जब सब सो जाते हैं तो जस्टिन चुपके से क्रूग का बंदूक ले लेता है। कुछ देर बाद एमा और जॉन को बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो लोग देखने जाते हैं और देखते हैं मैरी बाहर बहुत जख्मी हालत में पड़ी हुई है, मतलब मैरी अभी भी जिंदा थी। वो उसे तुरंत कमरे में ले आते हैं। जॉन एमा से जल्दी से कुछ मेडिकल के जरूरी सामान लाने के लिए कहता है। एमा सामान लेके आ ही रही थी कि उसे मैरी का लॉकेट टेबल पर दिखाई देता है। वो जल्दी से जाके जॉन को सारी बातें बताता है। जॉन भी समझ जाता है कि मैरी का ये हालत इन लोगों ने ही किया है। यहाँ मैरी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसे अभी के अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना मैरी की मौत हो जाएगी। उसकी पहले ही बहुत खून बह चुकी है, पर उनके पास गाड़ी भी नहीं थी क्योंकि गाड़ी तो मैरी ले गई थी। तभी जॉन को याद आता है उनके पास एक बोट है तो वो बोट का चाबी लेने जाता है और एमा भी किचन में जाती है कुछ हथियार लेने सेफ्टी के लिए। एमा चाकू लेने ही वाली थी कि तभी फ्रांसिस बाहर आ जाता है। फ्रांसिस कहता है मुझे नींद नहीं आ रहा है, कुछ पीने के लिए मिल सकता है क्या, बोलकर वो फ्रिज के पास जाने लगता है, पर एमा जैसे तैसे करके फ्रिज से मैरी की फोटो को निकाल लेती है। लेकिन कुछ देर बाद फ्रांसिस उसी कमरे में चला जाता है जहां मैरी थी। मैरी को देखकर वो सब समझ जाता है
पर वो कुछ कर पाए उससे पहले ही एमा आकर बॉटल से पीछे से उसको मारता है, जिससे वो घायल तो होता है पर अभी भी वो एमा पर भारी पड़ रहा था कि तभी वह जॉन आ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगता है। पर जॉन सिंक के अंदर उसका हाथ डालकर स्विच ऑन कर देता है और हथौड़े से उसके सर पे मारकर उसे मार डालता है। फिर जॉन और एमा धीरे से ऊपर जाने लगते हैं जिस रूम में बाकी के लोग थे, पर वहाँ जस्टिन पहले से ही बंदूक उनके तरफ करके बैठा था, पर वो उन्हें गोली मारने के बजाय उन्हें बंदूक दे देता है। और तभी एडी भी नींद से जाग जाती है और जॉन बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देता है, पर गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल गई थी। अब तक क्रूक भी नींद से जाग चुका था और ये सब देखकर खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है। यह कमरे में जॉन और सेडी के बीच लड़ाई चलती है। एमा भी गोली चलाती है जो सीधा जाकर सेडी की आंख पे लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर क्रूक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जॉन और एमा उन्हें क्यों मार रहे हैं। तभी वो फ्रांस के लाश को देखता है और गुस्से में पागल हो जाता है। वो ऊपर के कमरे में छुप जाता है जहां उसे खिड़की से दूर मैरी और एमा दिखाई देते हैं जो बोट पर बैठे थे और उसे यह सब कुछ समझ आ जाता है। क्रूग रूम में ही छुपा हुआ था, पर जॉन को लगता है वो मैरी और एमा की तरफ गया है, तो वो चिल्लाता है और तभी छुपा हुआ क्रूग उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है और मैरी के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करने लगता है। तभी जस्टिन पीछे से क्रूग पर गन तान देता है, पर गोली नहीं चला पाता है। क्रूग उसे भी मारने लगता है। फिर जॉन और एमा क्रूग पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तीनों बोट पर बैठ के जाने ही वाले थे कि जॉन मैरी को देखकर उसे पुलिस के हवाले करना ठीक नहीं समझता है, तो वो फिर से घर के अंदर आता है और क्रूग की ऐसी जगह पर कट लगाता है जिससे पहले तो वो पैरालाइज्ड हो जाता है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव के अंदर उसके सर को रखकर माइक्रोवेव को ऑन कर देता है, जिसके कुछ देर बाद उसका सर पूरी तरह से फट जाता है और उसे एक डरावना मौत मिलती है। फिर देखते देखते सुबह हो जाती है और चारों मिलकर बोट से शहर की तरफ जाने लगते हैं।